हे गाइस, आई एम विशाल, वेलकम टू कैरियर वीस्ट। और यार आज हम लोग कोई सीएसआईटी की बात करने नहीं जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो आगे हैं सीएसआईटी को लेके। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे ना तो गैराज में जाके काम करोगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि नहीं, इस पर बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है यार कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद ना आप गैराज में काम नहीं करते। ये बहुत पुरानी सोच है जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता। तो खैर मैं इसका सिलेबस और करिकुलम वगैरह बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आज तुम लोग को ये बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, आप कहाँ कहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड कुछ नए ऑलरेडी अगर आपको जॉब चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो कुछ नए कोर्सेज भी अब आपको देखने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। जो आपके कॉलेज करवा रहा है ठीक है, लेकिन आपको अलग से खुद से करना होगा, तो उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कहाँ लगती है? जैसे कि हमारे देश में 2 सेक्टर में होता है, कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी वाला लड़की को लेके चला जाता है। तो यहाँ पे भी 2 सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब और एक है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी 2 सेक्टर हो जाते हैं, एक टैक्स सेक्टर, एक नॉन टैक्स सेक्टर। पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं पहले, तो इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो टैक्स सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हैं पीएसयूज़ वगैरह में, या आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आप टैक के सेक्टर्स में जाते हैं, सेल गेल इन सब कंपनियों के अंदर। लेकिन अगर आप नॉन टैक्स सेक्टर में जाना चाहते हैं, नॉन टैक्स सेक्टर कौन सा है? दैट इज़ योर यूपीएससी आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन जो आप क्लियर कर रहे हैं, या आप इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हैं एफकैट का एग्ज़ाम दे के, या इंडियन आर्मी में जा रहे हैं सीडीएस का एग्ज़ाम दे के, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो अब हम सीधा बात करते चले, गवर्नमेंट सेक्टर तो ठीक है होता है, बाकी और भी कई टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। आपके अगर टैक्स सेक्टर्स की बात करें तो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी दूर करते हैं, अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब्स होते हैं यार, आपको 3 फील्ड के अंदर बेसिकली मिलते हैं। एक आपको रिसर्च, दूसरा डिज़ाइन और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, या हम ऑपरेशनल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन 3 सेक्टर्स में मिलते हैं। अब इन तीनों सेक्टर को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स में आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। देखो यार, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब लेने जा रहे हो ना तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, एक होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। एक तो यहाँ पर रेफरल लगाने पड़ते हैं और आपको ऑलरेडी 1-2 साल पहले एक्सपीरियंस होगा तभी ये लोग लेते हैं। और दूसरा होता है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस लिटिल बिट ईजी होता है क्योंकि जो हमारे कॉलेजेस होते हैं वो कंपनीज़ को बुलाते हैं, वहाँ से प्लेसमेंट होता है। अब इसके अंदर भी कई टाइप की कंपनीज़ होती हैं। अब जैसे ऑटोमेटिव है, जो थोड़ी सी कंसल्टिंग फर्म है, वो अलग आती है। तो जैसे टाटा मोटर्स वगैरह हो गया, वो ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए आ रही है। ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, कुछ सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइंस के लिए आती है, कुछ कंसल्टिंग्स के लिए आती है। तो अलग अलग टाइप की कंपनीज आती हैं। तो अब आपको उसके हिसाब से आपको अपने यहाँ किस फील्ड में जाना है, आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। तो अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ यार, तो डिज़ाइन के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी आपको आने चाहिए डिज़ाइन टूल्स के लिए। तो सबसे अच्छा है वो है ऑटोकैड, ठीक है, प्रो ई, सॉलिड वर्क, कैमटेशिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या ये कहूँगा कि आप सॉलिड वर्क वगैरह को भी सीखें और ऑटोकैड को भी सीखें। इस समय ऑटोकैड और प्रो ई ज़्यादातर कंपनीज में यूज़ होता है, लेकिन इन रिसेंट टाइम, इन कमिंग टाइम्स सॉलिड वर्क्स उन सबको रिप्लेस कर देगी। तो सॉलिड वर्क्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चालू करो। और अगर कोई इंसान, अगर आप लोगों में से कोई ऑयल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, तो यार आपको पीडीएमएस को सीखना चाहिए। वो पाइपिंग के लिए होता है, वो पाइपिंग का डिज़ाइन होता है, तो उसको आपको सीखना चाहिए उस वाले को। यार अब दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ रिसर्च सेक्टर आपका। तो रिसर्च सेक्टर के अंदर यार ऑलरेडी कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे आपके इसरो है, डीआरडीओ वगैरह है। अगर आपको उन सब में जाना है तो आपको उसके लिए एग्जाम क्लियर करने होंगे। लेकिन कुछ रिसर्च टूल्स हम लोग कैसे सीखे? तो यार देखो, सबसे पहले आपको लैपटॉप तो चाहिए होगा उसके लिए। अब इसके अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका जो टूल होता है, एक FEM और एक CFD में डिवाइडेड होता है। एक FEM मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वगैरह में होता है। तो वहाँ पे ना ये जनरली पोस्ट ग्रेजुएट वालों को ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कुछ अंडर ग्रेजुएट वालों को भी अगर अच्छी नॉलेज है तो उसको लिया जाता है, तो आप उसको करिए। साथ साथ अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह इसके थ्रू आप कर सकते हैं तो करिए। लेकिन आपको एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या आपको सही से आनी चाहिए, वो है एनसिस। आप अगर जानते हैं या एबेकस जानते हैं तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जिनको ये सब नहीं आता है, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की। यार तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आने वाले टाइम पे, कि जैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में IC इंजन का जो ज़माना है अब वो जाता जा
आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब BS4 से जब BS6 में किया तो कंपनी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। और कंपनियां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि अब धीरे धीरे है ना गवर्नमेंट जो पॉल्यूटेंट्स नॉर्म्स हैं उसके लिए ज़्यादा एक्टिव होती जा रही है, तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ अगर देखें, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की में स्पेशलाइजेशन है, अगर आप ये सब देखें, या मैकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स की जो फील्ड है, और यार अब आपको इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा, बेशक आपको नहीं पसंद, ठीक है, कंप्यूटर्स, लेकिन आपको जैसे CNC प्रोग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी, CNC प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 में है, यानी 4.0 में है। एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल चुके हैं, थर्ड वाला था डिजिटलाइजेशन, ठीक है, जब डिजिटल वर्ल्ड आया। अब फोर्थ में ये है कि ये 2012 से चालू हो गया था, पहला टर्म जर्मनी में इसका यूज़ किया गया था, एंड 2012 के बाद से इसके अंदर अब क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो डिजिटल वर्ल्ड्स हैं आपके, जो ऑलरेडी जो डिजिटाइजेशन हुआ है, अब उसको मैकेनिक्स के अंदर जोड़ेंगे। अब इंटरकनेक्टेड का टाइम है, ओके। तो अब इंटरकनेक्शन जिसको आता है ढंग से, जैसे जो IoT की फील्ड में है, AI वगैरह, ठीक है, वो एक लैंग्वेज उन्होंने सीख ली, उन्होंने बना दी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि एक हम AI में अभी बहुत डेवलपमेंट बचा है, नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे अब जिसको IoT आता है या जो थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ बढ़ सकता है मैकेनिकल के अंदर भी, उनकी जॉब ज़्यादा अच्छे से होगी। और देखो, ये एक रिपोर्ट आई थी मैकेंसी कंपनी से कि यार USA की तरफ से आई थी कि 3.5 मिलियन जॉब्स लॉस होंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 19 मिलियन जॉब्स बढ़ेंगी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एक नई टाइप की स्किल्स जनरेट होंगी। तो थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, चाहे बेशक नहीं पसंद है, लेकिन बेसिक कोडिंग, मैं हाई लेवल कोडिंग नहीं बोल रहा, बस बेसिक कोडिंग आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी इतना तो, क्योंकि यार अब तो 6 क्लास के बच्चे के लिए भी आ गया है, आपको भी सीखनी पड़ेगी इतनी। तो यार बात कर लेते हैं इसके टूल्स वही, कहाँ क्या क्या सीख सकते हैं। तो कैम ले सकते हो या PLM वगैरह आप सीख सकते हो, और साथ ही साथ एक GD&T होता है, यानी उसको किस टाइप से डिज़ाइन, जो टूल्स वगैरह को फिगर कैसे देखा जाता है, उसको आप सीख लो ढंग से, ठीक है। तो यार थोड़ा सा ये मेरे तरफ से डिस्कशन था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से अभी जो न्यू लेटेस्ट आने वाले हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन से होंगे जो आपको अलग से करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, और जिन्होंने अभी तक कैरियर वीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो चैनल को।